नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज और इसमें हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की स्थापना कहाँ व किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की स्थापना कहाँ व किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तराखंड में गौरक्षण सभा की स्थापना होती है कोटद्वार में, यानी पौड़ी गढ़वाल में, और यह स्थापना की जाती है पंडित धनीराम शर्मा द्वारा। तो धनीराम शर्मा द्वारा कोटद्वार में स्थापना की जाती है उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो गढ़वाल में प्रथम जातीय सभा तारादत्त गैरोला 1940 ईस्वी में यह स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि जातीय सभा का मुख्यालय है। तो जातीय सभा का मुख्यालय है टेहरी और इसके सभापति कौन रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के रावल यानी जो पुजारी होते हैं वो इसके पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जसपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन काल में जसपुर का प्राचीन नाम था शाहजफर। तो शाहजफर के नाम से जाना जाता था जसपुर को। अगला प्रश्न है चंदों के समय कृषि कार्य करने वाले दास क्या कहलाते थे। तो चंदों के समय जो कृषि कार्य करने वाले दास रहते थे तो उनको कैनी खस कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, कैनी। अगला प्रश्न है भारत का पहला वन अधिकार कानून कब पास हुआ। तो यह पास हुआ 1865 ईस्वी में। तो 1865 में वन अधिकार कानून पास होता है भारत का पहला। अगला प्रश्न है केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना होती है 1948 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया। जो हमारी राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, तो उसको राज्य तितली कब घोषित किया गया। तो उसे घोषित किया गया 7 नवंबर 2016 को। तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि देहरादून में घंटाघर का निर्माण किसने किया। देहरादून में जो वर्तमान घंटाघर है तो उसका निर्माण किया था विजय सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय लाला बलबीर सिंह की स्मृति में। तो किसने करवाया था, विजय सिंह ने करवाया था, और ये इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय लाला बलबीर सिंह की स्मृति में करवाया था। तो देहरादून में जो घंटाघर का निर्माण हुआ 1952 में इसका उद्घाटन किया। तो 1952 में इसका उद्घाटन किया तत्कालीन रक्षा मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनके द्वारा इस देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किया गया 1952 में। अगला प्रश्न है कि देहरादून के घंटाघर के निर्माण में कुल कितने पैसे लगे। 1.25 लाख रुपए खर्च हुए, और उसकी जो 6 घड़ियाँ थी उसमें जो प्रारंभिक रूप से जो 6 घड़ियाँ लगवाई गई थी वो कहाँ से मंगवाई गई। तो ये मंगवाई गई स्विट्जरलैंड से। तो देहरादून में घंटाघर के निर्माण में 1.25 लाख के लगभग खर्च हुए, और इसकी जो 6 घड़ियाँ थी वो मंगवाई गई स्विट्जरलैंड से। तो इसकी घड़ियाँ कहाँ से मंगवाई गई, स्विट्जरलैंड से। अगला प्रश्न है कि रम्माण के विशेष नृत्य। तो रम्माण में जो प्रमुख नृत्य किए जाते हैं तो इसमें प्रमुख हैं बनिया बनियाल बुग्याल। तो बनियाल नृत्य, तो बनियाल नृत्य है ये तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। तो बनियाल नृत्य किस पर आधारित है, ये तिब्बत व्यापारियों पर आधारित नृत्य है। अगला है म्योर मुरैण। तो यह क्या है, पहाड़ में जो दैनिक परेशानियां होती हैं तो उन पर यह आधारित है, म्योर मुरैण। अब बनियाल नृत्य ये क्या है, जो तिब्बत के साथ व्यापार होता था, भूटिया व्यापार, तो उस पर क्या है, ये जो सीमांतक क्षेत्र था तो उस पर ये आधारित है। अगला है मालमल। तो मालमल गोरखाओं और स्थानीय लोगों के मध्य युद्ध पर आधारित है। यानी जब यहाँ पर गोरखा शासन रहा तो वह काफ़ी अत्याचारपूर्ण रहा, तो इस वजह से लगातार क्या होता था, जनता और सेना के बीच झड़पें भी होती थी। तो इसी पर आधारित है मालमल। अगला है कुरुजोगी। तो कुरुजोगी यह नृत्य है, यह क्या है, एक हास्य नृत्य है, और यह कुरुकुंभर पर आधारित है। तो ये क्या है, एक हास्य नृत्य है। अगला है रामायण को लिपिबद्ध एवं अंग्रेजी में अनुवाद किया।
तो रामायण को लिपिबद्ध और अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को। ये भी चमोली जिले के ही हैं। तो रामायण को लिपिबद्ध और अंग्रेजी में अनुवाद किया डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी ने 2007 में। तो 2007 में इन्होंने रामायण को क्या किया, लिपिबद्ध किया और अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया। अगला प्रश्न है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 1912 ईस्वी में प्रथम मुकदमा लड़ा गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 1912 ईस्वी में प्रथम मुकदमा लड़ा गया था। तो ये था कुंज बिहारी लाल का। किसका था? कुंज बिहारी लाल का मुकदमा लड़ा गोविंद बल्लभ पंत ने 1912 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मख्याली का सूर्य मंदिर स्थित है। तो मख्याली का सूर्य मंदिर है कमल नदी के संगम पर। सूर्यदेव पोषा के नाम से पुष्पक शैली का यह मंदिर बना हुआ है। तो यह कमल नदी के संगम पर है। तो यह कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि बाड़ाकोट का जन संघर्ष या बाड़ाकोट का जन संघर्ष, तो ये होता है 1924-25 में। तो ये उत्तरकाशी में है। तो 1924-25 में क्या होता है? बाड़ाकोट का जन संघर्ष। और द्वितीय जन संघर्ष होता है 1946-47 में। तो 1924-25 में पहला जन संघर्ष हमें देखने को मिलता है राजशाही के विरुद्ध, और द्वितीय जन संघर्ष 1946-47 में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि टिहरी में संरक्षण समिति का कार्यकाल था। तो टिहरी में संरक्षण समिति का कार्यकाल रहा 86 से 92, यानी जब कीर्तिशाह क्या थे? अल्पवयस्क शासक थे। तो यहाँ पर क्या है? संरक्षण समिति द्वारा जो कार्य था तो वो उनके द्वारा चलाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि कोटद्वार नगर के नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि यह क्या है? किस नदी तट पर है? तो खो नदी के तट पर है, और जहाँ गिरिद्वार को छोड़कर भाबर में प्रवेश करती है। तो यानी नदी क्या करती है? द्वारों को छोड़कर भाबर में प्रवेश करती है, और उसे क्या कहते हैं? खोह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? खोह द्वार कहते हैं। तो मुस्लिम काल में इसे क्या कहने लगे? कोह द्वार कहने लगे, और कालांतर में यही नाम कोह द्वार से क्या हो गया? कोट द्वार के नाम से जाने लगा। तो मुस्लिम काल में इसे कोह द्वार, और कालांतर में यही कोह द्वार क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? कोट द्वार पड़ गया। अगला प्रश्न है सुयाल नदी जिसके तट पर लाखो उडियार स्थित है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या है? सालमली। तो सुयाल नदी का प्राचीन नाम सालमली है, और इसी के तट पर क्या है? लाखो उडियार भी स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि मोर ध्वज को वहनसांग ने किस नाम से उल्लेखित किया है? तो इन्होंने इसे मोरपाला कहा है। अगला प्रश्न है नैनीताल में वोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल में वोट हाउस क्लब की स्थापना होती है 1890 में। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा नैनीताल को क्या कहा जाता था? तो अंग्रेजों के द्वारा नैनीताल को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था छोटी विलायत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों को नैनीताल क्या था? काफ़ी प्रिय था, तो इसलिए ये क्या कहते हैं? इसको छोटी विलायत कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न है कि ओडाथली या नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम ही क्या है? ओडाथली है। तो ओडाथली में तपस्या की थी। तो ओडाथली में तपस्या करते हैं ऋषि उद्धव मुनि। तो ऋषि उद्धव द्वारा ओडाथली यानी नरेंद्र नगर में तपस्या की जाती है, और उद्धव स्थली होने के कारण इसका अपभ्रंश क्या हुआ? ओडाथली हो गया। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा व ऋषि गंगा का संगम होता है। तो अलकनंदा नदी का संगम होता है ऋषि गंगा से बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा और ऋषि गंगा क्या होता है? संगम होता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ में शंकराचार्य जी के वंशज पंडित होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है रावल। बद्रीनाथ में शंकराचार्य जी के जो वंशज पंडित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको रावल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जयदेव बोगणा किस परिवार वंश के राज ज्योतिष थे? तो जयदेव बोगणा रहते हैं प्रदीप शाह के। तो ये क्या प्रदीप शाह के समय क्या रहते हैं? राज ज्योतिष के पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने कहा कि औरंगजेब हमेशा डरा रहता था कि कहीं गढ़वाली उसके ऊपर आक्रमण न कर दें? तो ये था वर्नियार। तो वर्नियार लिखता है कि औरंगजेब हमेशा डरा रहता था कि कहीं गढ़वाली उस पर आक्रमण न कर दे।
तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है, तो यह माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून, यानी मानसून से पहले का समय। अगला प्रश्न है, मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल का निर्माण क्या हुआ? 1828 ईस्वी में, 24 से बनना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सुकुंडा ताल स्थित है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में क्या है? सुकुंडा ताल स्थित है, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस नगर को कालेश्वर नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कालोडांडो के नाम से जाना जाता है, तो यह है लैंसडाउन। लैंसडाउन को कालेश्वर नगर या कालोडांडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गेवाड़ क्षेत्र का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो गेवाड़ क्षेत्र का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो अल्मोड़ा जिले से। किस जिले से है गेवाड़ क्षेत्र का संबंध? तो यह है अल्मोड़ा जिले से। अगला प्रश्न है, गेवाड़ क्षेत्र का उपनाम क्या है? तो गेवाड़ क्षेत्र का उपनाम क्या है? तो गेवाड़ क्षेत्र को रंगीलो बैराट भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गेवाड़ क्षेत्र को? रंगीलो बैराट। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के अलावा किस जिले के कुछ क्षेत्रों को रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है? यानी अल्मोड़ा के अलावा कौन सा जिला है जिसमें रंगीलो बैराट स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी। तो इसके कुछ क्षेत्रों को क्या कहते हैं? रंगीलो बैराट भी कहा जाता है अल्मोड़ा के अलावा। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? तो द्रौपदी का डांडा स्थित है उत्तरकाशी में। तो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम? तो बाड़ाहाट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में क्या है? मैसूर कुंड स्थित है। तो मैसूर कुंड है पिथौरागढ़ में। मैसर या मैसूर कुंड कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की रखी गई थी? तो यानी जब इसको बनाना प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में क्या थी? 600 मेगावाट थी। केवल क्या था? 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। उसके बाद 1986 में फिर रूस से समझौता होता है, और फिर इसको क्या कर दिया गया? 2400 मेगावाट का कर दिया। 400 में कोटेश्वर का बना दिया गया, और 2000 का टिहरी में। अगला प्रश्न है कि विरह नामक गढ़वाली रचना किसकी है? तो विरह नामक गढ़वाली रचना है लीलानंद कोटनाला की। विरह नामक गढ़वाली रचना किसकी है? लीलानंद कोटनाला की। अगला प्रश्न है, केकड़े कालामुँह। केकड़े और कालामुँह किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? केकड़े और कालामुँह प्रसिद्ध नाटक हैं गोविंद चातक के। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केकड़े और कालामुँह क्या है? ये प्रसिद्ध नाटक हैं गोविंद चातक के। अगला प्रश्न है कि कालू तड़ागी किस चंदवंशीय राजा का सेनापति था? तो कालू तड़ागी सेनापति था सोमचंद का, और सोमचंद को शासक बनने में इसने काफ़ी मदद की थी, क्योंकि प्रारंभिक में सत्ता के लिए संघर्ष भी होता है। जो रावत राजा के साथ युद्ध होता है उसमें कालू तड़ागी क्या रहती है? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो खस शासक के साथ सोमचंद का युद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि सनेती का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बागेश्वर में। सनेती का मेला बागेश्वर में। अगला प्रश्न है कि किस ताल का नाम मानसखंड में सनत कुमार सरोवर मिलता है? तो किस ताल का नाम मानसखंड में क्या है? सनत कुमार सरोवर मिलता है। तो ये मिलता है नौकुचिया ताल का। किसका मिलता है? तो नौकुचिया ताल को क्या कहते हैं मानसखंड में? सनत कुमार सरोवर भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है? तो सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और सुमेरु पर्वत स्थित है उत्तरकाशी में। तो आपको ध्यान रखना है, सुमेरु गुफा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि विकास नगर का पुराना नाम? तो विकास नगर का पुराना नाम क्या है? चुंडपुर। तो चुंडपुर क्या है? विकास नगर का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश के किस शासक की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो पंवार वंश के किस शासक की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है, यानी महान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अजयपाल। तो सम्राट अशोक की संज्ञा दी जाती है अजयपाल को, या गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है अजयपाल को। और अजयपाल पंवार वंश का वह शासक था जिसने 1515 ईस्वी के आसपास समस्त 52 गढ़ों का एकीकरण किया, और जिसके नाम पर
जो गढ़वाल है उसका नाम गढ़वाल पड़ा। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील को ऊंचाई से देखने पर किस फल के आकार की दिखती है? तो यह क्या दिखती है? आम के आकार की दिखती है। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक की मौत पर लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं में खसों का अधिकार रहा? तो बीणा चंद के बाद हमें लगभग 200 सालों तक क्या आता है कि खसों का इतिहास देखने को मिलता है, खसों का शासन दिखाई देता हमें कुमाऊं में। तो ये बीणा चंद की मृत्यु होती है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? खसों का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले का नाम मध्यकाल में क्या था? राजाओं की घाटी था। उत्तराखंड का ऐसा जिला जिसे मध्यकाल में क्या कहा जाता था? राजाओं की घाटी कहा जाता था। तो ये कहा जाता था अल्मोड़ा को। तो अल्मोड़ा को मध्यकाल में क्या कहा जाता था? राजाओं की घाटी या राजपुर के नाम से जाना जाता था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर को क्या नाम दिया? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर को क्या नाम दिया? तो वो इसे दामन ए कोह के नाम से बुलाते हैं। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर को क्या नाम दिया? दामन ए कोह। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।